पेपर तो बहुत अच्छे गए थे, फिर भी रिजल्ट में बैक लिख कर आ गया है। मैथमेटिक्स में बार बार बैक लग रहे हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बैक है तो फाइनल ईयर में एडमिशन नहीं मिलेगी। ये सारे प्रश्न आज के लेक्चर में हम लोग पूरे तरीके से क्लियर कर देंगे कि किस तरीके से आपको आपकी सेमिस्टर को क्लियर करना है। आज के टॉपिक में, आज के वीडियो में हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है, जैसे ही रिजल्ट आता है कई सारे बच्चों को एक टेंशन बढ़ जाता है कि सर सेमिस्टर पैटर्न होने के बावजूद बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन को क्लियर नहीं कर पाते हैं, और क्लियर ना करने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। एक ही वीडियो में हम लोग बहुत सारे रीज़न को समझेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना, ये सारी चीज़ों को विस्तार में चर्चा करेंगे। बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे वीडियोस ना, मतलब आप किसी के मत देखिए, ऐसा ये नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन कैसा है ना, एक ही टॉपिक पे बहुत सारे वीडियो बनाएंगे, नए नए ट्रिक बताएंगे, नए नए टिप्स बताएंगे कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलतियां होती है, किस गलती को सुधारना है, वही बात करेंगे। क्योंकि हमें सेमिस्टर पैटर्न क्लियर करना है, हमारे नॉलेज को गेन करना है, नॉलेज बेस्ड डिग्री बनानी है, 60% प्लस डिग्री लेकर जानी है। क्योंकि कई सारे बच्चों को मैं कहते रहता हूँ कि अगर 60% से नीचे डिग्री है तो थोड़ी सी, या मैं पूरा ही कहूँगा कि भैया डिग्री आपकी कोई काम की नहीं है, सिर्फ वो एमपीएससी और यूपीएससी में या अदर एसएससी जैसे एग्जाम में, जैसे कि आप बैंकिंग सेक्टर में जाएंगे तो वहाँ पे 60% अनिवार्य है, या फिर आप एमएससी करने जाएंगे या किसी टॉप कॉलेज में तो आपको 75, 80, 85, 90% की डिग्री वालों को पहले एंट्री मिलती है। तो एमएससी में जो सीट्स होती है वो कम होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मिनिमम या एटलीस्ट मिनिमम 60% की डिग्री आपकी होनी चाहिए। 75% की है, अगर ए प्लस डिवीजन में आप चले आते हैं तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। तो चलिए मैं आप लोगों को आज डिस्कस कर ही देता हूँ आप लोगों के साथ कि हम लोग किस तरीके से हमारे सेमिस्टर को क्लियर कर सकते हैं। रही सबसे पहली बात कि अगर आपको सिलेबस मालूम होना चाहिए, अगर आपको सेमिस्टर क्लियर करना है तो दो तीन चीज़ें हैं जिसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है कि सिलेबस क्या है। सिलेबस आपके ध्यान में होना चाहिए। अगर आप मैथमेटिक्स में देखें तो बहुत सारे स्टूडेंट मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा बैक आते हैं, और मैथमेटिक्स में बैक आने का यही कारण है कि जिस सब्जेक्ट में आपको डर लग रहा है, जिसमें आप बैक आ रहे हैं, उसको आप पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे रहे। आपका ध्यान ना देना ही आपका बैक लगने का कारण है। तो आपको सिलेबस पता नहीं होता, आप जिस एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं तो आप उसके पहले सिलेबस को, जैसे आप थर्ड सेम में है, सेकंड सेम में, फर्स्ट सेमिस्टर में, फोर्थ सेमिस्टर में, वॉट एवर इट में भी, आप किसी भी सेमिस्टर के विद्यार्थी हो, पहले उस सेमिस्टर के सिलेबस को पूरा देख लीजिए। सिलेबस देखने के बाद जो हम लोग गलती करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ना देखना। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिससे आपको यह पता चलता है कि किस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कितने बन रहे हैं। अगर आप 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मिनिमम, अगर आप 10 ईयर के नहीं कर सकते, इतना नहीं है आपके पास टाइम, तो कम से कम एटलीस्ट 5 साल के पेपर्स को कर लीजिए। प्रीवियस ईयर के 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कर लेंगे। अगर आप मैथमेटिक्स में बैक लग रहा है तो मैं मैथ्स की सब्जेक्ट की बात कर लेता हूँ कि भैया बीएससी मैथ्स आप लोग कर रहे हैं और बीएससी मैथ्स में आपका बहुत बार बैक लग रहा है। फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम आप पेपर दे के थक गए हैं, बैक लगे जा रहा है, तो हम लोग इस तरीके से क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले PYQ कौन से कम एट लीस्ट बोल रहा हूँ मैं, एट लीस्ट 5 साल के हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ढूंढेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, कौन कौन से प्रश्न आए हैं हमारे बुक में टिक करते हुए चलेंगे, ताकि आपको यह पता चलते चले कि किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप 5 से 10 साल के PYQ को देखेंगे तो इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस निकलते हैं। क्या निकलते हैं? एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अब ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या होते हैं? देखो यही चीज़ आपको हर एक एग्जाम में आगे लेके जाएगी। एक्स्ट्रा क्या होते हैं? ये क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। अब ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का मतलब क्या है? अगर आप पिछले 10 साल के PYQ देखें तो इसमें ऐसे बहुत से क्वेश्चन निकलेंगे जो आपके बुक में नहीं है। अगर बुक में है भी, बुक में नहीं है, और अगर है भी तो वो अनसॉल्व्ड है। अनसॉल्व्ड का मतलब या तो वो एक्सरसाइज में है, एक्सरसाइज में दिए गए हैं, जिसका सिर्फ एक्सरसाइज में आपको, अगर एक्सरसाइज दिए मान के चलो 1, तो एक्सरसाइज 1 में उसका सिर्फ आंसर दिया गया है, भाई क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, सॉल्यूशन नहीं दिया गया है।
तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं यूनिवर्सिटी में। 10वीं और 12वीं की बोर्ड एग्जाम नहीं है कि जो बुक में है वही आएगा। यूनिवर्सिटी में आपको स्पेशल नॉलेज के हिसाब से चेक किया जाता है। तो यूनिवर्सिटी में अगर आप देखेंगे तो अनसॉल्व क्वेश्चन कौन से हैं, एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आ रहे हैं जिनका सोल्यूशन अवेलेबल नहीं होता, ठीक है, सिर्फ आंसर होता है, तो ऐसे अनसॉल्व क्वेश्चन देख लीजिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लीजिए। ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन को मैं बोलूँगा आपके ये सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहलाते हैं जो अनसॉल्व होते हैं या फिर बुक में एंडिंग में एक्सरसाइज में दिए जाते हैं लेकिन जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे पिछले 5-10 साल में तो ऐसे कम से कम मैथ्स 1 में और मैथ्स 2 में दोनों में मिला के कम से कम 100+ क्वेश्चन निकल जाते हैं। अगर जैसे वेक्टर एनालिसिस है तो वेक्टर एनालिसिस के हर टॉपिक पे करोड़ों एग्जाम्पल बनाए जा सकते हैं। ग्रेडियंट है, स्केलर है, उसके बाद आप देखेंगे इरोटेशनल है, रोटेशनल है, ग्रीन्स थ्योरम है, डाइवर्जेंस थ्योरम, यानी अपने आप में वेक्टर एनालिसिस इतना वास्ट है जिस पे बहुत सारे एग्जांपल्स बनाए जा सकते हैं। अगर आप थर्ड सेमिस्टर में देखें जैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल, अगर भैया डेरिवेटिव आप ले रहे हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन dy/dx प्लस py इक्वल टू q, ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे हैं तो कितने एग्जांपल बनाए जा सकते हैं ना। समझ रहे हैं आप लोग कि डेरिवेटिव एक टाइप है, एक टॉपिक है, टॉपिक पे तो करोड़ों प्रकार के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो आपको क्या क्लियर करना है, आपको आपका बेस क्लियर करना है। बेस यानी कि अगर मान के चलो पहले नंबर का आप यह टॉपिक पढ़ाई कर रहे हैं, इस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक को पहला नंबर का XYZ कोई भी टॉपिक है, यह XYZ नाम का टॉपिक है जिसको आप पढ़ रहे हैं, तो इस टॉपिक को बेस के साथ क्लियर कीजिए कि भैया ये टॉपिक को ऐसे आपको प्रिपेयर करना है। पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर ढूंढो, उससे रिलेटेड और भी ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो बुक में तो नहीं है लेकिन इससे रिलेटेड, ये टॉपिक से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल सेमिस्टर 1 में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से अगर किसी ने पूछ लिया या एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से अगर किसी ने पूछ लिया तो किस तरीके से करेंगे, बराबर है। सेम फॉर्म में रियल एनालिसिस है, सीक्वेंस है, सीरीज है, जो बुक में दिए उसके बियॉन्ड एक आधी क्वेश्चन बना दिया, जैसे कि एक सीक्वेंस होता है सेम फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल 5n+1 अपॉन n+3, ये बताइए कॉन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, इसको सॉल्व कीजिए, इसका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी निकालिए, है ना। तो आपको बस चेंज कर दिया इसने, 5n+1 के जगह 5n+2 और ये 3n+2 कर देगा इस तरीके से। तो क्या यह क्वेश्चन अगर एक आया तो दूसरा नहीं आ सकता? आपको दूसरा भी तब आएगा जब आप पहले को करके सॉल्व करके देखेंगे, है ना। तो टॉपिक आपका वही रहता है, टॉपिक चेंज नहीं होता है। मैथमेटिक्स में ना क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो आप मैथमेटिक्स आपको तभी आएगा ना कि आप 10 क्वेश्चन पढ़ के गए और आप एग्जाम में चले जाएंगे तो वैसे आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। मैथमेटिक्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन को डील करें और कोशिश ये करें कि जब आप बुक में पढ़ाई कर लेते हैं, बुक्स में आप पढ़ लेते हैं, तो किसी भी एक बुक को प्रिफेयर कर रहे हैं आप XYZ, उसके आपने सॉल्व एग्जाम्पल पढ़ लिए, अब उसके अनसॉल्व एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखो, एक्सरसाइज के एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखो, तो इसे हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन देते हैं। देखो 100+ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। तो मैं खुद देखता हूँ RTI मीनू में, नागपुर यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी के आप विद्यार्थी है तो जनरली मैं यूनिवर्सिटीज़ में देखता हूँ कि 100+ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैथ्स 1 मैथ्स 2 को मिला के। पिछले 10 साल में मैथ्स 1 की हर एक यूनिट वाइज 10-10, 15-15 क्वेश्चन निकल रहे हैं, तो 4 यूनिट तो होते ही आपके, तो 60-70 क्वेश्चन या 50-60 क्वेश्चन हो गए मैथ्स 1 में, 50-60 क्वेश्चन मैथ्स 2 में हो गए, है ना। तो बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन निकलते हैं। तो मैंने सबसे पहले बोला आपको सिलेबस पर ध्यान रखना है। उसके बाद जैसे आप PYQ पे जाएंगे, PYQ पे बहुत सारी चीज़ें आपकी खुल जाएंगी। क्या आप 5-10 साल के PYQ करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन, यानी कि जो टॉपिक आपके बुक में है उससे रिलेट होके नए नए क्वेश्चन जो कि पेपर में आ रहे हैं लेकिन बुक में नहीं है, जिसे आपने कभी पढ़ा भी नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन आपके ध्यान में आ जाएंगे। भैया पिछले 5-10 साल में ऐसे 100 क्वेश्चन मैथ्स 1 और मैथ्स 2 को दोनों मिला के 100 क्वेश्चन, कम से कम 50 भी हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 150 भी हो सकते हैं। तो ऐसे 50 और 150 के बीच में आपको समझ लीजिए 100 क्वेश्चन है। तो 100 क्वेश्चन पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर देखने पर ऐसे क्वेश्चन निकल जाएंगे जो कि एक्स्ट्रा है, जो कि बुक में नहीं है, अनसॉल्व है, जिनको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो भी XYZ टॉपिक है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 5-10 साल के देखो, किसी भी टॉपिक के कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, क्या वो बुक में है तो टिक लगाओ, नहीं है तो उसको सॉल्व करो।
कहीं ना कहीं से तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो आने वाली एग्जाम में भी आ सकता है, रिपीट होता है। समझ में आ रहा है सेमेस्टर एग्जाम में। तो दो चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि सिलेबस, PYQ। ठीक है, अब 3-4 चीज़ें और भी है, उसमें से कुछ शॉर्ट आउट कर ले रहा हूँ मैं, जो आपको करनी चाहिए। ये आपके ध्यान में आ गया है। इसके बाद तो बच्चे ये जो बोलते हैं कि सर इस बार पेपर आउट ऑफ द सिलेबस आया था, या इस बार पेपर काफ़ी हार्ड था, वो हार्ड इसलिए था, अगर आप PYQ देखते, उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखते, तो आपने 10 साल के क्वेश्चन पेपर तैयार कर लिए हैं, है ना, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी तैयार कर लिए हैं, तो फिर आपको हार्ड नहीं लगेगा पेपर। तो मैं यहाँ पे मानता हूँ सिलेबस नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया, जो कि आपको देखना चाहिए। नंबर 2 PYQ, वो भी 5 से 10 साल के, ये ध्यान में रखेंगे। प्लस जो भी 100+ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रिलेटेड टू टॉपिक्स कहाँ के, सिलेबस के, टॉपिक्स इन सिलेबस, इनको आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, प्रिपेयर सिलेबस, प्रिपेयर PYQ, 100+ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जो भी मैथ्स 1 मैथ्स 2 के 10 साल में आपको इतने क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे 100+। ये तो मैं अपने कोचिंग क्लासेस में सारी चीज़ें कराता हूँ। बहुत सारे बच्चों को अगर कोचिंग क्लासेस लगानी है तो वो लगा सकते हैं, नहीं लगाना है तो खुद से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आपको मस्ट और नेसेसरी करना है। तीसरी चीज़ जो बच्चे नहीं करते हैं वो है प्रैक्टिस। मैंने देखा है प्रैक्टिस की बहुत कमी रहती है ना। और पेपर में अब हम लोग गए, ये सारे आपको प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। आप गए पेपर में, आपने सॉल्व करके आया, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया आपको ऐसा लगता है अरे मैंने तो 80 नंबर का 100 नंबर का किया था, मेरे को 40 नंबर मिले, 50 नंबर ही मिले। तो ऐसा क्यों आपको इतने कम मार्क्स मिलेंगे? क्या होता है ना, जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करते हैं, जब उसका आंसर लिखते हैं, क्वेश्चन के जब आंसर को लिखते हैं, जैसे कोई भी XYZ एक क्वेश्चन दिया गया है, मैथमेटिक्स का हो या किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो अपन मैथ्स की बात करेंगे। मैथ्स का एक क्वेश्चन दिया गया है आपको, तो जब आप उसे सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या आप लिखते हैं, द गिवन इक्वेशन इज, जो भी गिवन इक्वेशन है उसे दिया है, उसे इक्वेशन नंबर 1 दिया। फिर अगर आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए कहा गया, जो कि सेमिस्टर 3 यूनिट 1 का टॉपिक है, ऐसे आप कोई भी सेमिस्टर का एक टॉपिक समझ लीजिए कि मैं उस रिलेटेड टॉपिक से बात कर रहा हूँ। इक्वेशन 1 देंगे, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, व्हेन उसका एक आंसर आएगा, फिर विथ रिस्पेक्ट टू y, फिर उसका एक आंसर आएगा फ्रॉम, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे, इसको इक्वेशन नंबर फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3 वी गेट। तो जब इस तरीके से आप सिस्टमेटिक सॉल्व करेंगे तब जाके आपको आंसर मिलता है, तो आपको मार्क्स मिलते हैं। समझ में आ रहे हैं? तो आपके मार्क्स कहाँ कटते हैं? कहीं ना कहीं लिखते समय गलती करना, कहीं ना कहीं लिखते समय अगर आपकी बहुत ज़्यादा गलती हो रही है, प्लस माइनस में गलती हो रही है, स्टेप्स कम हो रही है, या डायरेक्ट शॉर्ट में आपने आंसर लिख दिया है, या बुक का कॉपी पेस्ट कर दिया है, तो ऐसे केसेस में, ये 3-4 केसेस हैं जिसमें आपके मार्क्स कट जाते हैं। समझ में आ रहा है? मान के चलिए, देखिए मैथमेटिक्स में भी राइटिंग मैटर करती है, मैथमेटिक्स में भी स्टेप्स मैटर करती है, मैथमेटिक्स में भी आपका आपने कितना अच्छे से उसको एलेबोरेट किया है, कितने अच्छे से उसे समझाया है आंसर के रूप में, ये बहुत मैटर करता है। तो आपकी जो लेखन पद्धति है, जिस लिखने का जो आपका तरीका है, वो बहुत शुद्ध और बहुत अच्छा होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो जब भी आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर को लिख रहे हैं ना, विस्तार से लिखिए, स्पष्ट लिखिए, और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आपका दिखना चाहिए, तब आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। वरना आप 100 मार्क का लिख कर आए, आपको 40 ही मिल रहे, 50 मिल रहे, 60 नंबर ही मिल रहे, क्यों? आपने प्लस माइनस में सिली मिस्टेक कर दी, आपने स्टेप्स कम कर दी, आपने उसको उस तरीके से, जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन थी, उस एक्सपेक्टेशन में आप उतरे ही नहीं, तो आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे? है ना। तो 6 नंबर का प्रश्न था, आपको 3 ही नंबर मिले, 2 ही नंबर मिले, है ना। लेकिन आप तो पूरे 6 पकड़ के बैठे हैं कि भैया मैंने 6 मार्क के 10 क्वेश्चन किए तो 60 नंबर मेरे को मिलने चाहिए, है ना। तो कहीं ना कहीं बच्चों मैं यह कह रहा था कि जो प्रश्न आपको पूछा गया है उससे आप बराबर तरीके से न्याय कर पाएंगे। अगर आप उसका न्याय कर सकते हैं, न्याय कर पाते हैं, अच्छे से उसको लिख पाते हैं, तो आपको पूरे मार्क्स जरूर मिलेंगे। और मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप आउट ऑफ मार्क्स अपेक्षा कर सकते हैं, और मिलते भी है, मिलते रहेंगे।
ठीक है। तो प्रैक्टिस आपकी ज़्यादा से ज़्यादा होना, जिससे आपकी पेपर में जो गलतियां है, जो जितनी भी आपकी गलती होती है ना, वो गलती कम से कम हो जाए, कम से कम आपकी गलतियां रहे पेपर में, एग्जामिनेशन में। प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू को सॉल्व करो, सिलेबस देखो, ठीक है। अब जैसे छोटी मोटी चीज़ें, ये तो 3 बहुत काम की जो मुझे ऐसा लगती है आप लोगों ने करनी चाहिए, प्रैक्टिस ज़्यादा। और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं ना, एक चौथी चीज़ है जो कि बहुत खास है, जिसे मैं कहूँगा रिवीजन। रिवीजन में हम लोग फोकस नहीं मारते। मान के चलिए आपने 4 चैप्टर आपके पास है, 4 यूनिट आपने पढ़ लिए, 4 यूनिट आपने पढ़ लिए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद, आपने रिवीजन नहीं दिया, आपकी एग्जाम आ गई। आप फिर जब पहले यूनिट पे जाएंगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को शुरुआत से शुरू करना है, स्टार्टिंग से फिर से शुरू करना है। तो ऐसा मत कीजिए बिल्कुल भी। तो रिवीजन जितने ज़्यादा, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे किसी भी XYZ टॉपिक की प्रैक्टिस, उसके पीवाईक्यू देख लो, पीवाईक्यू देख लो। अगर उसके 10 15 20 क्वेश्चन हो रहे हैं, उन 20 क्वेश्चन को इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस, बहुत प्रैक्टिस करो, उससे रिलेटेड और भी प्रश्न रहते हैं उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। अब आते हैं हम लोग रिवीजन में। अब आपने जो जो प्रैक्टिस की होगी पिछले 2-4 महीने में, जितने भी आपने टॉपिक करे होंगे, जितने भी चैप्टर करे होंगे, जो जो आपने पढ़ा होगा, उसका रिवीजन कितने बार करना है, कोई लिमिट नहीं, कोई सीमा नहीं, ठीक है। तो रिवीजन करते समय आप सोच लीजिए कि मेरे को एक ही बार रिवीजन करना है या 2 बार रिवीजन करना है और फिर मैं आउट ऑफ लेके आऊंगा, नहीं, 3 बार, 5 बार, 10 बार, क्योंकि जितने बार आप रिवीजन करेंगे, हर बार उस टॉपिक को नए तरीके से या तो आप सीखेंगे या उसमें से कुछ नया जरूर सीखेंगे। यह याद रखना। अगर आपको वो टॉपिक बहुत अच्छे से आता है, मान के चलिए आप उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए हैं, फिर भी जब आप रिवाइज करेंगे ना, तो एक एक शब्द, एक एक कॉमा, एक एक बिंदु आपको समझ में आने लग जाएगा कि ये क्या है। तो बहुत डिटेल में आपको नया 100 बार भी रिवीजन करने के बाद, 101 बार भी आपको कुछ नया ही या कुछ हिडन या कुछ तो भी उसमें से जानने को ही मिलेगा। तो रिवीजन बढ़ाइए। तो 4 यूनिट अगर आप कर रहे हैं, तो चारों यूनिट की कम से कम 4 बार, कम से कम 4 बार रिवीजन तो होनी चाहिए, ठीक है। 4 बार, यूनिट 1 की 4 बार, यूनिट 2 की 4 बार, 3 की, 4 की 5। तो आपने सिलेबस, पीवाईक्यू, एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, रिवीजन कर लिया, ये सारा हो गया। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, एग्जाम टाइम पे क्या करेंगे, कोई टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं है कि मैंने इतने 8 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो भी आप पढ़ते हैं घर में उसको रिवाइज कीजिए, आधा 1 घंटा दीजिए, बहुत आराम से आप कोई भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। हाँ, यूपीएससी, एमपीएससी, एसएससी जैसी एंट्रेंस एग्जाम, सॉरी, जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स है, गवर्नमेंट जॉब के लिए जो एग्जाम्स ली जाती है, इनको क्लियर करने के लिए बच्चों तो आपको ज़्यादा ही पढ़ना है, 6 घंटे 5 घंटे, वो आपकी हैबिट पे, आपकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि आपको कितना पढ़ना है। लेकिन बीएससी ग्रेजुएशन तक अगर आपको एग्जामिनेशन क्लियर करनी है, तो किसी भी टॉपिक को अगर समझ में आ गया है आपको, तो 1-1.5 घंटे की स्टडी में भी भरपूर आप प्रैक्टिस करते हुए अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो एग्जाम टाइम पर आपको क्या करना है, आपका थोड़ा सा, हर बार टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं है कि अभी मेरे को पूरे 4 महीने 8-10 घंटे पढ़ना है। एग्जाम टाइम मान के चलिए 1 महीने बाद, 1 मंथ के बाद आपकी एग्जाम है, फिर आप थोड़ा सा टाइम टेबल बना लीजिए, टाइम टेबल उसके अनुसार थोड़ा सा अपने आप को लेकर चलिए, ये नंबर 1। दूसरा, टाइम मैनेज कीजिए। बहुत बच्चे टाइम मैनेज नहीं करते, फिर ये करूँ या वो करूँ या बहुत सारी चीज़ें करूँ। बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी है। एक ही टॉपिक को 10 बुक से नहीं पढ़ना है, एक ही बुक को का एक ही टॉपिक को 10 बार पढ़ना है। तो 10 बुक से एक टॉपिक को नहीं पढ़ना है, एक ही टॉपिक को एक ही बुक से 10 बार पढ़ना है। इस चीज को ध्यान रखना है, टाइम मैनेज करना है, टाइम टेबल आपका थोड़ा सा एग्जाम टाइम पे आपको बनाने की जरूरत है। तो जब आप इतनी सारी चीजें भी नहीं है, कुछ चीजें अगर आप कर लेते तो हाँ, बहुत अच्छे से आप आपकी एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो कई सारे बच्चे ऐसे होते चीटिंग करने के बाद भी, अगर आप जब चीटिंग कर रहे हैं तो चीटिंग करते समय भी अगर कोई एक आधी क्वेश्चन आ गया और ये आपकी चीटिंग के 100वें पेज पे इतना बड़ा बंडल लेके जाते हैं, या पहले पेज पे या दूसरे पेज पे या 10वें पेज पे, आपको कैसे पता? तो नकल करने के लिए भी अकल की ज़रूरत है। तो नकल करने के लिए भी आपके पास कि ये क्वेश्चन का ये आंसर आपके पास ये कब आएगा, जब आपके पूरे क्वेश्चन आपके दिमाग में होंगे, जब सिलेबस आपके दिमाग में होगा,
तभी तो आप अपनी चिट्ठी में से भी निकाल पाएंगे, अरे हाँ ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट लिख पाएंगे, है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन कुछ होता है जो चिट से निकल गया, बच्चे कुछ भी लिख कर आ जाते हैं, है ना। तो नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। और एक चीज जो मैं बच्चों को लास्ट में बताना चाहूंगा कि जब आप एग्जामिनेशन में जाते हैं कि सर हम लोग, एक प्रश्न और आता है बच्चों के दिमाग में कि सर जैसे कि हम एग्जामिनेशन में गए, पेपर जैसे ही हम लोग देखते हैं सर ये पेपर है, और जैसे ही पेपर को देखा, जैसे ही पेपर को देखा, यहाँ पे कुछ लिखा ये पेपर है, पेपर को देखा सर पूरा उड़ जाता है दिमाग से, कुछ भी समझ में नहीं आता। सर हमने जो जो पढ़ा था, रिवीजन किया था, 10-10 बार रिवीजन किया था, अब तो पूरा धुल गया है दिमाग से। ये भी प्रश्न है। सर हमने तो PYQ भी कर लिए, हमने रिवीजन भी कर ली, हमने प्रैक्टिस भी कर ली, ऐसा समझ लीजिए हमने इस लेवल से पढ़ाई कर ली कि इस बार तो हम लोग नहीं, आउट ऑफ तो 80 to 90% लेके हम लोग पास हो जाएंगे। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि जैसे ही पेपर देखा हाथ में, पूरे मतलब बत्ती गुल हो गई और कुछ भी समझ में नहीं आया, सब उड़ गया, पूरा मिक्स हो गया। तो ये होता क्यों है ये भी समझ लीजिए। ह्यूमन साइकोलॉजी, जब हम पेपर में जाते हैं तब हम, हर कोई इंसान डरा हुआ रहता है, चाहे वो UPSC, MPSC, SSC, BSc, MSc, कोई भी दुनिया में आपकी एग्जाम्स रहे, जिस भी एग्जाम में आप बैठते हैं तो इंसान थोड़ा ना थोड़ा डरता जरूर है, चाहे उसकी 100% तैयारी क्यों ना हो जाए, 1% का डर रहता ही है, ठीक है। तो जब ये डर के मारे आप क्या करते हैं ना, जैसे ये पेपर है बच्चों, ये पेपर में आपने देखा क्वेश्चन 1 के ABCD है, ABCD, जो मैं या तो AB करना है या तो CD करना है। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग हिसाब से मार्किंग है, पेपर सेट होता है। ये नागपुर यूनिवर्सिटी में होता है कि भैया AB या तो CD। उसके बाद क्वेश्चन 2 आया, उसमें से भी ABCD। अब आपने क्या कर लिया, या तो AB करना है या तो आपको CD करने हैं, जो कि आपको यहाँ पे 12 मार्क देंगे और ये भी आपको 12 मार्क देंगे, 6-6 मार्क का एक एक होता है। आपने क्या कर लिया कि आपने पूरा ही पेपर पढ़ लिया, क्वेश्चन 1, 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और लास्ट में आया आपका क्वेश्चन 5। आपने पूरा पेपर पढ़ लिया, तो यहाँ के 4 क्वेश्चन, यहाँ पे 4 4 8 12 16 और यहाँ के 8, यानी 24 to 25 क्वेश्चन आपने पढ़ लिए। तो जैसे ही आप पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं ना, पूरा आपके दिमाग में मिक्स हो जाए, आपका दिमाग उसको आंसर करने की कोशिश करता है। जैसे आप पहला पढ़ेंगे ना, पहले को आंसर करने की कोशिश करेगा, आखिरी का पढ़ेंगे उसको भी आंसर करने की कोशिश करेगा, और आप पूरे क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो सबका आंसर एट अ टाइम निकलेगा, दिमाग हो जाएगा ब्लैंक, हो जाएगा कचरा, कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है, इसका आंसर इसमें है क्या, इसका इसमें, पूरा ब्लैंक हो जाएगा। एक साथ आप इतने सारे प्रश्न पढ़ेंगे, वैसा नहीं करना। पेपर अटेम्प्ट करते समय भी मैं आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन 1 करना है, 2, 3, 4, 5 देखना ही नहीं है, इनको देखने की कोई जरूरत नहीं है। कैसा आया पेपर, इजी है, हार्ड है, मेरे को आएगा या नहीं आएगा, इसके आगे का कैसा रहेगा, मैंने पढ़ाई किया है, मैंने मेहनत किया है, क्या है, वॉट एवर, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि भैया यूनिट नंबर 2 में से मेरे को कितने मिलेंगे, क्या। क्वेश्चन 1 देखो, क्वेश्चन 1 के या तो AB करना है या तो CD करना है, दोनों में से A और B आते हैं तो करो, C और D आते हैं तो वो करो, नहीं आते हैं तो मत करो। लेकिन पूरा पेपर देखने की जरूरत नहीं है, ब्लैंक होना नहीं है दिमाग से, ठीक है। तो मैं हमेशा इस तरीके से पढ़ाई करता, मैं कभी पढ़ाई करता था, आज भी करता हूँ, करते रहता हूँ, एक शिक्षक का काम है, जिंदगी गुजर जाती है उसकी पढ़ाई खत्म नहीं होती, ठीक है। आज भी जब मैं खुद भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस करता हूँ, और मैं बचपन से जब तक कि मेरी एग्जामिनेशन रही, मैंने ये एक छोटा सा तरीका अप्लाई कर दिया था कि भैया मैं कभी क्वेश्चन पेपर पूरा नहीं देखता। पहला क्वेश्चन देखो, पूरा दिमाग, पूरी ताकत उसको सॉल्व करने में लगाओ, वो हो गया, क्वेश्चन 1 खत्म हो गया, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 पूरी ताकत, पूरा दिमाग उस पर लगाओ, फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे जाओ, फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे, लास्ट में क्वेश्चन नंबर, ऐसे करते करते जाना है। ऐसा नहीं कि आपने पूरे क्वेश्चन एक साथ देख लिए और सब में मिक्स कर रहे हैं। तो एक काम करेंगे, पूरी ताकत लगाएंगे, तभी आपको फल मिलेगा। तो स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि कोई एक काम लो, उस काम को पूरी ताकत से, जुनून के साथ, मतलब ऐसे फोकस के साथ करो ताकि उस काम में आपको महानता हासिल हो जाए, ताकि वो काम आप में समाहित हो जाए और आप उस काम के, समझ लीजिए, एक्सपर्ट बन जाए, है ना। तो इस तरीके से करना है कि क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 पूरा पेपर एक साथ नहीं देखना है, धीरे धीरे आपको एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए जाना है। तो ये कुछ तरीके थे, और जो कि आपको ऐसा लगता है कि समझ में आए हैं, अगर आप इसमें से कुछ सीख पाए हैं
तो मैंने कोशिश की है बच्चों कि आपकी जो ग्रेजुएशन की जर्नी है उसमें कुछ सुधार आ पाए या आपको कुछ ऐसे तरीके मिल पाए जिससे आपकी पढ़ाई की थोड़ी सी लेवल स्तर जो स्तर है वो सुधर पाए। और एक और मैंने ये कोशिश की है बच्चों कि आपके जो बैक लग रहे हैं उस बैक लगने में भी कमी आ पाए। तो ये कुछ पॉइंट है जो मैं अपने करियर में, अपने टीचिंग करियर में मैंने ढूंढे हैं कि बच्चे ये सारी गलतियां करते हैं, ये मैंने आपको आज बताया है। वैसे तो बहुत सारी गलतियां हैं, तो गलतियां गिनाना ही मेरा काम नहीं है कि मैं 20-25 गलतियां गिनाऊं। गलतियां नहीं करना, कम से कम गलती ऐसी है जिससे हम बैक लग रहे हैं, बस उन पे ध्यान देना है। गलती सभी से होती है, समझ में आ रहा है? तो आशा है, उम्मीद है कि इनसे, इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत कुछ सीख पाए होंगे और अब अपने अपने रियल लाइफ पे इसे अप्लाई करेंगे, इससे सीख कर आगे बढ़ेंगे और अपने सारे जो भी आपके बैक लगे हैं उसे आप क्लियर करेंगे काफ़ी आसानी से, अच्छे से और मेहनत से। तो मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए थंबनेल के साथ, नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।